मैं हूं कमलेश पटेल और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। आज का टॉपिक है बॉयलर ट्यूब लीकेज आइडेंटिफिकेशन। एक्चुअली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सभी पावर प्लांट में वर्क करने वाले इंजीनियर्स के लिए जहां पर कोल फायर्ड बॉयलर यूज़ होता है। और मैं कुछ अप्रोचेस आपके सामने डिस्कस करूँगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अप्रोच मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने यूनिट में जो बॉयलर के ट्यूब लीकेज है उन्हें प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और डिसीजन ले पाएंगे कि यूनिट को शट डाउन करना है और लीकेजेस को अटेंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बॉयलर ट्यूब लीकेज आइडेंटिफिकेशन। It is common problem for all coal-fired boiler. Around 60% of annual outage of power plant occur due to BTL. बॉयलर ट्यूब लीकेज को इन शॉर्ट BTL बोलते हैं और यहाँ पर ये बताया गया है कि अराउंड 60% जो आउटेज होते हैं पावर प्लांट में वो बॉयलर ट्यूब लीकेज के चलते होते हैं। It is very essential to maintain water and chemistry parameters, operating parameters within normal range. वाटर एंड स्टीम का जो केमिस्ट्री पैरामीटर है, पीएच वैल्यू, कंडक्टिविटी, सिलिका, इन सभी के जो वैल्यूज़ हैं, जो पैरामीटर हैं, उनको विद इन नॉर्मल रेंज मेंटेन करना चाहिए और करना पड़ता है सो दैट हम बॉयलर ट्यूब लीकेज को प्रिवेंट कर सके। और जो हमारे ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हैं, ऑपरेटिंग पैरामीटर्स स्टीम का प्रेशर, टेम्परेचर, फीड वाटर प्रेशर, टेम्परेचर, और जो फ्लू गैस के टेम्परेचर्स हैं रेडिएटर सेक्शन में, सुपर हीटर सेक्शन और फ्लू गैस के पाथ में, उनको विद इन नॉर्मल रेंज हमको मेंटेन करने हैं सो दैट हम लीकेज को prevent कर सकें. In case of boiler tube leakage, it is very important to timely identification and shutdown of boiler to prevent secondary damage of tubes, subsequently avoid long time outage of power plant. अभी यहाँ पर ये सेकेंडरी डैमेज क्या होता है, जब कोई लीकेज स्टार्टिंग में लीकेज होता है तो एक इनिशियल स्टेज में वो बहुत माइनर होता है, बट अगर बॉयलर लॉन्ग टाइम तक उस लीकेज के साथ में रनिंग कंडीशन में रहेगा तो वो सराउंडिंग ट्यूब्स को भी डैमेज कर देता है। ये सेकेंडरी डैमेज होता है। वाटर वॉल में सेकेंडरी डैमेज के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि ट्यूब्स उतने डेंस बंडल फॉर्म में नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सुपर हीटर, रेडिएटर सेक्शन, इकोनोमाइज़र, तो यहाँ पर ट्यूब्स बंडल के फॉर्म में और काफ़ी डेंस एरिया होता है, तो यहाँ पर सेकेंडरी डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इस लीकेज के साथ में बॉयलर इनिशियल कंडीशन का जो लीकेज है उसके साथ अगर बॉयलर लॉन्ग टाइम तक अगर रन करता है तो सुपर हीटर, रीहीटर और जो इकोनोमाइज़र के लीकेज है वो सेकेंडरी डैमेज को इन्वाइट करते हैं, जिससे हम बहुत लॉन्ग टाइम शटडाउन में जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम यूनिट में बॉयलर ट्यूब लीकेज को टाइमली आइडेंटिफाई करें और यूनिट को शट डाउन करें लीकेज अटेंड करने के लिए। एक्सप्लेन करता हूँ कि जो बॉयलर के ट्यूब लीकेजेस हैं उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो बाय मीन्स ऑफ STLD सेंसर्स, STLD सोनिक ट्यूब लीक डिटेक्शन सिस्टम जो होता है, इसके नंबर ऑफ प्रोब बॉयलर में माउंटेड रहते हैं डिफरेंट एलिवेशन में। तो उसका अगर कभी बॉयलर में स्टीम या वाटर का कोई लीकेज होता है तो सेंसर उसको सेंस करता है और DCS में अलार्म जनरेट करता है, वैल्यू शो करता है कि कितना परसेंटेज इसका वैल्यू आ रहा है, सपोज़ 30%, 40%। तो फर्स्ट हमको सेंसर को पर्ज करवाना चाहिए क्योंकि कभी कभी ये इतना रिलायबल नहीं होता है, ट्यूब में जामिंग होने के चलते भी ये फॉल्स अलार्म जनरेट कर देता है। तो हमको इसको पर्ज करवाना है सर्विस ईयर के थ्रू। देन अगर फिर से भी हमारा STLD अलार्म शो कर रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है, तो हम चेक करेंगे DM वाटर कंजम्पशन। DM वाटर कंजम्पशन ये आवरली जो DM वाटर का कंजम्पशन है वो 0.24%, 0.25%, अगर ये वरी करेगा तो 0.28% तक जाएगा। इसके बाद भी अगर DM वाटर का कंजम्पशन रेंज से अगर ज़्यादा आ रहा है तो हमको चेक करवाना है कि हमारे अदर एरियाज़ के जो DM वाटर के ड्रेन है वो प्रॉपरली टाइट है या नहीं है, या किसी एरिया में कुछ PHE का ड्रेन तो नहीं किया जा रहा है, ये सब चेक करना है। उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा जो ID फैन का लोडिंग है, सपोज़ अगर कहीं पर लीकेज होता है तो एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड करेगा जो स्टीम या वाटर का लीकेज है, और उसके बेस में हमारा ID फैन ड्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए उस वॉल्यूम को सक करेगा। तो ओबियसली ID फैन का जो रनिंग लोडिंग था वो इंक्रीज़ हो जाएगा एक कांस्टेंट लोड पर। तो इससे हमको एक सिम्टम्स मिलता है कि बॉयलर ट्यूब का कहीं पर लीकेज है। लेकिन ये कब होगा, जब हमारा लीकेज जो है ना वो बहुत
ज़्यादा होगा लीकेज, तब हमारा आईडी फैन का लोडिंग हमको उतना विजिबल होगा। थर्ड स्टेप है फ्लू गैस का टेम्परेचर एंड प्रेशर। सपोज़ अगर लीकेज होता है, तो अगर स्टीम का लीकेज है तो वो एक हाई टेम्परेचर को वहाँ पर एडिशन करेगा और आपको क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि जो फ्लू गैस का टेम्परेचर है वो सूटअप हो रहा है, और प्रेशर जो है प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा उस एरिया में जहाँ पर ट्यूब का लीकेज हुआ है। अब थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है ऑडिबल साउंड फ्रॉम पीप होल्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस प्रैक्टिस के लिए हमको प्रॉपर टेक केयर करना है कि जब कभी हम पीप होल से लीकेज का साउंड सुनने के लिए जाते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि फर्नेस का ड्राफ्ट जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, सफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए। हमको कंट्रोल रूम में जो भी DCS इंजीनियर है, जो शिफ्ट इंचार्ज है, असिस्टेंट शिफ्ट इंचार्ज है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, उनको कम्युनिकेट करना है कि हम पीप होल ओपन करके और लीकेज के साउंड को, ऑडिबल साउंड को सुनना चाहते हैं। तो उसके बाद फर्नेस ड्राफ्ट को सफिशिएंट नेगेटिव मेंटेन किया जाएगा, -10 mmWc, -12 mmWc। देन हमको पीप होल ओपन करना है और पीप होल के सीधे सामने हमको नहीं रहना है। अगर सपोज़ फर्नेस बैक मारता है तो उस समय हमको फिज़िकल डैमेज हो सकता है, तो साइड में रह के उस साउंड को सुनना है। उस साउंड का जो रहेगा, ऑडिबल जो साउंड रहेगा, वो एयर से मिलता जुलता साउंड रहेगा, लेकिन एयर के साउंड को अगर आपको कंपेयर करना है, क्योंकि फर्नेस ड्राफ्ट नेगेटिव रहता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको अंदर की तरफ सक करता है, तो उससे एयर का एक साउंड जनरेट होता है। बट इस साउंड को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो जहाँ पर लीकेज है उस पीप होल के पास आप साउंड सुनेंगे, और दूसरे पीप होल्स के सामने अगर आप साउंड सुनेंगे तो उस साउंड में डिफरेंस आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये जो साउंड रहता है हल्का विसलिंग साउंड रहता है, जो स्टीम या फीड वाटर का जो लीकेज है जो बाहर की तरफ आ रहा होता है उसका हल्का विसलिंग साउंड होता है। इसको प्रैक्टिस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सभी मेथड है, इनके बेस में हम बॉयलर ट्यूब लीकेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर इनिशियल स्टेज में लीकेज को आइडेंटिफाई कर लिया गया तो उसको लीकेज को अटेंड करने में टाइम भी कम लगता है। अगर लीकेज ज़्यादा हो जाता है तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, जिससे हमारे यूनिट का आउटेज टाइम बढ़ जाता है। और अगर सेकेंडरी डैमेज होता है तो ये काफ़ी क्रिटिकल होता है अटेंड करना, क्योंकि बॉयलर के जो लीकेजेस होते हैं उनको कभी भी अगर हमको अटेंड करना है तो बॉयलर का कूलिंग जो टाइम होता है 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक डिपेंड करता है कि आपका किस जोन में लीकेज है। उसके अकॉर्डिंग काफ़ी टाइम टेकिंग होता है बॉयलर का कूलिंग, लीकेज को अटेंड करना। और अगर लीकेज कभी इस तरह के एरिया में है कि जहाँ पर अप्रोच नहीं है, सपोज़ प्लेटन सुपर हीटर, इस तरह का जो एरिया है वो काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। रेडिएटर का एरिया, वहाँ पर स्कैफोल्डिंग लगाना, लीकेज को अटेंड करना, वहाँ तक पहुँचना, अप्रोच का बहुत सारा इशू रहता है। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो लीकेज है वो इनिशियल स्टेज में आइडेंटिफाई हो जाए और उसको अटेंड करवा लिया जाए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।